प्राचीन भारतीय इतिहास के जो डिफरेंट स्टेजेज हैं या जो स्टेजेज हम फार्म कर सकते हैं विभिन्नताओं के आधार पर, अगर हम प्राक इतिहास को छोड़ दें, आद्य इतिहास और इतिहास में देखें तो गुप्त काल के अंत तक और हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभ से 6 स्टेजेज बनते हैं। हड़प्पन कल्चर, वैदिक पीरियड, द emergence of Magadh, Maurya period, decline of Maurya period and foreign invasions, and Gupta period. आज से 4500 साल पहले हम एक विकसित नगरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के रूप में पाते हैं और यह 1700 बीसी 1750 बीसी तक दिखाई पड़ता है। लगभग 700 सालों तक इस सभ्यता का अस्तित्व रहा। इस सभ्यता में व्यापार देखा जा रहा है और नगरीय जीवन, लेकिन उसके बाद के लगभग 1200 साल नगरीय जीवन और नियोजित नगर लुप्त है। द्वितीय नगरीकरण स्टार्ट होता है 6th सेंचुरी बीसी में और फिर नगरीय जीवन तब से कंटिन्यूटी बनी हुई है। नॉट ओनली अप टू गुप्ता पीरियड, अपितु आज भी उसी कंटिन्यूटी पर हम चल रहे हैं नगरीय जीवन, और यह चलता रहा और इस्लाम दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ नगरों की नई पद्धति आती है और फिर आधुनिक काल के नगर हम देख रहे हैं। व्यापार की दृष्टि से भी लोप है। जब हम वैदिक सभ्यता में आते हैं तो हम देखते हैं एक विकसित साहित्य, एक एक्सेलेंट आध्यात्मिक दार्शनिक सोच, लेकिन ग्राम्य सभ्यता, यह जो एक्सेलेंट दार्शनिक सोच है, आध्यात्मिक सोच है, यह भी दिस वे और दैट वे प्राचीन काल में गुप्त काल तक चलता रहा और यह धार्मिक साहित्य के साथ साथ अब धर्मेतर साहित्य के रूप में भी आया। एनोमिटी है, पहले एक ही व्यक्ति को क्रेडिट दे दी जाती है रामायण के राइटिंग की, यद्यपि कई साल 100 साल में लिखा गया। महाभारत के लिखने की व्यास को दे जाता है, वाल्मीकि को दे दिया जाता है, वेद का भी संकलन का व्यास को दे दिया जाता है। इसके बाद एनोमिटी खत्म होती है और एक से एक बढ़कर साहित्यकारों का नाम होता है। आर्थिक जीवन में कंटिन्यूटी वैदिक काल से दिखाई पड़ती है। पशुपालन, फिर कृषि और पशुपालन, फिर ट्रेड। व्यापार की दृष्टि से प्राचीन काल में मौर्य काल के पतन के दौरान से लेकर गुप्त काल तक विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन है। आर्य अनार्य के बाद आर्यों में ब्रह्म क्षत्र अजी, फिर चातुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर विदेशियों के आने से उनके भारतीयकरण के बाद फिर गुप्त काल में तक तमाम जातियां उपजातियां, तमाम वर्ग जात उपजात, दास प्रथा, सारी चीजें हम देखते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था चलती रहती है, गोत्र व्यवस्था जड़ें जमा लेती हैं, और सामाजिक आर्थिक दोनों जीवन पर प्रभाव डालने वाला सामंतवादी तत्व गुप्त काल में आ जाता है। राजनीतिक दृष्टि देखिए तो ऋग्वैदिक जो राजन है वह बहुत सीमित शक्तियों वाला है, सभा समिति का कंट्रोल है, लेकिन उत्तर वैदिक जो राजा है वह महिमा मंडित है, फिर भी अभी वह नियंत्रित है। लेकिन मौर्य काल में जब एम्पायर का रूप ले लेता है तो राजा विशिष्ट हो जाता है, अति विशिष्ट हो जाता है, दैवी गुण हो जाता है। यद्यपि मौर्यकालीन शासकों के ऊपर धर्म का नियंत्रण स्थापित करके उनको कल्याणकारी शासक बनाया गया था, लेकिन मौर्य काल के पतन के बाद जो राजा के पक्ष में बातें थी वो तो ले ली गई, लेकिन जो जनता के पक्ष में बातें हैं वो धीरे धीरे छोड़ी गई, और अधिकांश राजा अपने को दैवी स्थापित करके अपने को महिमा मंडित किए, और लेकिन किसी अन्य का कंट्रोल नहीं माने, और ये पूरी तरह से हेरिडिटरी राजतंत्र का विकास हुआ जो निरंकुश होता चला गया, स्वेच्छाचारी होता चला गया गुप्त काल तक। और राजपूत काल में अगली बात हम देखेंगे। जहां तक वैदेशिक संबंध की बात है, वह जो मौर्य काल में शुरू हुआ वो आगे भी जारी रहा। दक्षिण भारत को भी आप देखें तो दक्षिण भारत का इतिहास क्रमबद्ध रूप में लगभग 4th सेंचुरी BC के बाद से हम संकलित कर पाए हैं, और संगम युग और चोल चेर पांड्य शासकों के रूप में, तमिल साहित्य के विकास के रूप में। आगे चलकर गुप्त काल तक दक्षिण भारत और उत्तर भारत में काफी अलगाव रहा, एक्सेप्ट मौर्य काल में, जबकि सुदूर दक्षिण को छोड़कर बाकी भागों में तक वो कायम हो गए थे, फिर भी उत्तर भारत का उतना प्रभाव नहीं रहा। लेकिन जब राजपूत काल देखते हैं मौर्य गुप्त काल के बाद, तो हम देखते हैं लगभग एक जैसी राजनीतिक स्थितियां हैं, और वही चीजें वहां भी हो रही हैं जो कि उत्तर भारत में हो रही हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का लेखन बाद में हुआ 20वीं शताब्दी में, कुछ त्रुटियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पक्ष का जो संकेत मिलता है, जो अनुमान लगाए गए हैं, या धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और अभिलेखों से और विदेशी यात्रियों के विवरण से जो चीज़ें लाई गई हैं, उनसे जो निष्कर्ष निकले हैं, जो विश्लेषण आया है, उसमें बहुत त्रुटि का अंदेशा नहीं लगाया जा सकता। वास्तविकताएं ही परिलक्षित होती हैं कि कैसे हमारे समाज में ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊर्ध्व रूप में, प्रगति के रूप में बहुत सी चीज़ें बढ़ती जुड़ती गई, लेकिन बहुत सी बातें हम जो नकारात्मक थीं उनको भी ढोते रहे, और वो संस्कृत का रूप ले ली, और संस्कृत का रूप लेके कहीं न कहीं वो धर्म में महसूस की जाने लगी।
जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान की बात है, उस वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। वेदों को मानने वाले जो है दर्शन आते हैं, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, तो इसको नकारने वाले भी आते हैं। कई लोग 6th सेंचुरी BC के बाद तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं और आगे चलकर यह परंपरा फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में जो थॉट्स आते हैं, वेदांत के इतर चारवाक तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन जो बौद्ध और जैन साहित्य बढ़ा, उससे हमारी साहित्यिक समृद्धि बढ़ी और विचारों का आदान प्रदान हुआ। इसी बीच आक्रांताओं के रूप में या विदेशी यात्रियों के रूप में जो आए, चाहे फाहियान, चाहे वैनसांग, चाहे सुलेमान, चाहे मेगस्थनीज जो रहा भारत में, इन सब के कारण भी भारतीय साहित्य और भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा, धर्म पर भी प्रभाव पड़ा, इसको नकारा नहीं जा सकता। निसंदेह ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म का प्रभाव अन्य धर्मों पर, चाहे वो यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो या चाइनीज विचारधारा हो, उस पर पड़ा, तो उनका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, इसको हम नकार नहीं सकते। इस प्रकार से गुप्त काल तक का जो स्वरूप है, उसमें मगध के रूप में 2 बड़े साम्राज्य हैं, बाकी भारत, अखंड भारत हमको कहीं दिख नहीं रहा है। अभी जो हमारा साहित्यिक या धार्मिक स्वरूप है, वह भी कन्फ्यूजन की स्थिति में है, एक संगठित रूप नहीं है। यद्यपि महाकाव्य के रूप में या गीता के रूप में जो हमारी विचारधारा है वह है, लेकिन पुराणों से इतने संदेह पैदा हुए कि इनको दूर करने का काम रह गया। जब आगे चलकर हम गीता को अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में स्थापित करेंगे और स्थापित करने का जो प्रयास हुआ है वो सच हुआ है, और या आधुनिक काल में जब हम वैज्ञानिक तौर तरीके को अपनाते हुए सही और गलत का निर्णय करने और गलत चीज़ों से निजात पाने का प्रयास करते रहे, आधुनिक काल में जब धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ या हमारा संविधान लागू हुआ, जिसमें आज कुछ बाधाएं दिख रही हैं, इन बातों का काफ़ी बाद में हम वीडियो देंगे, लेकिन अभी गुप्त काल तक क्या उठापटक चलती रही, इसको आज हमने बताया आपको। थैंक यू।